सारी सीटें होती हैं जो खाली ही होती हैं। अनुच्छेद 102 क्या कहता है? संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में प्रावधान है, उल्लेख है अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। जो भी इसके सदस्य वगैरह हैं उसको कौन कौन क्या क्या भत्ते मिलने चाहिए और कितनी इनकी सैलरी वगैरह होनी चाहिए, उसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक भी होती है। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, विधेयक क्या है? जैसे आपको पता है कानून जब भी बनेगा तो पहले उसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी की मोहर लगेगी, तभी कोई विधेयक कानून का रूप लेती है। इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 113 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 113 कहता है संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का भी यहाँ पर उल्लेख है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना। नेक्स्ट अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो अन्य न्यायमूर्ति होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी अन्य हैं, उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में देखिए क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिकता के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 143 देखिएगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ ना कुछ वहाँ पर विचार मशवरा कर सकते हैं। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, इस तरह से कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में सपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान है। अब बात करते हैं भाग 6 की। इसमें राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले अभी हम संघ के बारे में पढ़ रहे थे। संघ मतलब वहाँ पर अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, संसद आता है। संसद में लोकसभा राज्यसभा वो आता है, वो अभी हम पढ़ रहे थे संघ में। अब हम यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में कौन आएगा? कौन आएगा? ध्यान से सोचिए। राज्य में कौन आता है? मुख्यमंत्री आता है, राज्यपाल आता है। वहाँ की जो संघ में जिस तरह से संसद होता है, राज्य में उस तरह से क्या होता है? विधानमंडल होता है। यहाँ पर विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 152 क्या कहता है। इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है।
अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो भी चीज़ें अभी हमने वहाँ पर पढ़ी थी संघ में, वही सारी चीज़ें अभी आप राज्य में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें तो देखिए, संघ में हम वहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर राज्य में हम राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से हमने संघ में वहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, और राज्य में हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे कोई सीमा निर्धारित नहीं है यहाँ पर। जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं उनके कहने पे ही और उनके मन के मुताबिक ही वह वहाँ पर किसी भी राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। जब चाहे तब राष्ट्रपति उनको वहाँ से हटा सकते हैं और दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं से जुड़ा हुआ प्रावधान है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसा अभी हमने राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ पढ़ा था, राज्यपाल के पास भी ऐसी पावर है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। देखिए, जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं वो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना मंत्री परिषद के नहीं कर सकते। उनकी उनकी सहायता या फिर उनके जो भी विचार वगैरह हैं उनके बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो राज्य के राज्यपाल है, यह उसी राज्य की मंत्री परिषद की सलाह के बिना या सहायता के बिना बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि देखा जाए तो पावरफुल कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर ध्यान से भारतीय संविधान को हम पढ़े तो जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165। इसमें राज्य का महाधिवक्ता, इनके बारे में कुछ प्रावधान है। राज्य का महाधिवक्ता क्या है? यह राज्य सरकार का वकील, राज्य सरकार के वकील, इनके खुद के भी वकील होते हैं, तो यह है राज्य सरकार का वकील, जिसे हम कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार के भी वकील हैं, उनका क्या नाम है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर। नेक्स्ट अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल तक कुछ जानकारी पहुंचानी है तो ये कर्तव्य किसका है? राज्य के मुख्यमंत्री का। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? राज्यों के विधान मंडलों के गठन का इसमें प्रावधान है। अभी मैंने बताया, जो विधान मंडल है इसमें विधान परिषद भी होती है और विधान सभा होती है। विधान सभा तो हर राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। चाहे तो राज्य वहाँ पर गठित कर सकते हैं या फिर है तो उसको भंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें प्रावधान भी है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इसके बारे में प्रावधान है। देखिए, कंपलसरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद बनाई ही जाएगी, नहीं, कंपलसरी नहीं है, राज्य पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप सैलरी दे सकते हैं, तो आप विधान परिषद बनाइए, वहाँ पर पार्षद वगैरह आएंगे, ठीक है, उनको सैलरी वगैरह दीजिए। और अगर नहीं है आप में इतनी टेंडेंसी तो चाहो तो आप इसको भंग कर सकते हैं। अगर पहले से है तो उसको भंग कर दीजिए, या फिर नहीं है तो उसका बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रावधान है। लेकिन विधानसभा बनाना कंपलसरी है, विधान परिषद के लिए तो चॉइस है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभाओं के संरक्षण का उल्लेख है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ऊपर संसद पढ़ा था, संसद में कौन कौन था? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह से विधान मंडल में भी विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और एक और कौन है? राज्यपाल है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभाओं के संरक्षण का इसमें उल्लेख है। किस तरह से बनेगी विधानसभा? इस तरह से लिखा हुआ है। अनुच्छेद